नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर ज्ञान का तुम ही तो आधार हो, हर ज्ञान का तुम ही तो आधार हो। नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो। तो आप सभी को नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो नारी शक्ति को लेकर तमाम कविताएं, तमाम शायरी, तमाम बातें कही जाती है। महिला दिवस का हर दफा आयोजन भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये आयोजन तक सीमित ना रहे। कोशिश ये हो कि इसके कुछ प्रायोजन हो, और यही कारण है कि एक बड़े सम्मान की बात होती है जब किसी शहर की महिला वहां की प्रथम नागरिक होती है। और ये बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रथम नागरिक हमारे साथ में महापौर मालती जी उपस्थित हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक महिला जब प्रथम नागरिक कहलाती है तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सम्मान के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में बतौर महिला आपको कठिनाइयां महसूस हो रही है, या ये सफर अब आसान हो गया है पहले की तुलना में? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और आपका धन्यवाद विशेष रूप से इसलिए करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। और आपको बताना चाहूँगी, जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगी, महिला वो शक्ति है कि जिस कुर्सी पर उसे बिठाल दे वो कठिनाइयों को क्रॉस करती हुई सफलतापूर्वक उस काम का संचालन कर लेती है। महिलाओं को ही भगवान ने वो शक्ति दी है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे तो हमने देवी सरस्वती की पूजा की, और सरस्वती जी की पूजा की है तो निश्चित ही वो एक देवी है, और देवी भी एक महिला है। और किसी भी महिला को किसी भी विधा में जिम्मेदारी मिलती है तो वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा लेती है। बिल्कुल, कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के रूप में बहुत सारी शक्तियां हमारे साथ मौजूद हैं, और अंजलि हमारे साथ है। अंजलि जो कि नगर निगम देखती भी हैं, शहर को भी देखती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अंजलि कि जिस तरह की कार्य प्रणाली रहती है, एक सोच रहती है। हमने देखा बहुत बार बात होती है सरपंच पति, महापौर पति, या महापौर पति तक की तो बात नहीं कभी सुनी, लेकिन सरपंच पति, पंचपति ये बहुत सुना है। निश्चित ही इसके लिए तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने जीआईएस भोपाल में किया, और जीआईएस करने के बाद भोपाल नगर निगम को सौभाग्य मिला कि देश विदेश से आए हुए निवेशकों का स्वागत करने का अवसर मिला। और स्वागत करने के लिए जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम घर में पलक पावड़े बिछाते हैं, ऐसे भोपाल में पलक पावड़े बिछाने का अवसर मिला। और इसलिए भी अवसर को हमने पूरी जिम्मेदारी से निभाया कि निश्चित ही जब हमारे निवेशक भोपाल में अपना उद्योग लगाएंगे तो हमारे भोपाल की जनता जो बेरोजगार है, चाहे युवा पीढ़ी हो, महिलाएं हो, आगे आने वाली पीढ़ी हो, उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए भी हम लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से इस निर्वाह को किया है। और भोपाल को सजाने वाली बात है तो भोपाल की नगर निगम के कर्मचारी हर समय 24 घंटे 7 दिन जिम्मेदारियां निभाने के लिए निर्वाह कर रहे हैं। भोपाल की जनता पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए नगर निगम का भी सहयोग करे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अच्छा मैम, एक चीज देखते हैं कि समय देना पड़ता है फैमिली को, तो आप कितना समय अपनी फैमिली को दे पाते हैं? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, लेकिन मैं एक बात के लिए अपने परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि आज की तारीख में हमारा परिवार ये समझता है कि आज हमें 5 साल तक का अवसर मिला है जनता की सेवा करने का। फैमिली के लिए हम पुराने इन 2 साल के पहले भी पूरा समय दे रहे थे। जो समय बचता है जनता की सेवा करने के बाद में वो हम परिवार को देते हैं, और उस समय में हमारा परिवार हमसे संतुष्ट है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि एक मैसेज आपकी तरफ से हम चाहते हैं उन लोगों को जाए जो बार बार, जो मैंने शुरू में भी कहा था, एक तो आपकी बात हुई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। हम देखते हैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे झंडा वंदन की बात होती है तो जो महिला सरपंच है उनके पति कर देते हैं, कहीं पे नगर पंचायत अध्यक्ष के पति कर। उनके लिए क्या संदेश है? कितना मौका उनको देना चाहिए, कितना विश्वास इस तरह के पुरुषों को महिलाओं पर करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, देखिए, एक ये टीएफ बन गया है।
आप पंच सरपंच की बात कर रहे हैं, तो मैं तो एक बात को मानती हूँ कि हमारी लगभग 80% महिलाएं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, नगर निगम की अध्यक्ष हो, नगर पालिका की अध्यक्ष हो या महापौर हो, महिलाएं खुद काम कर रही हैं। लेकिन हर व्यक्ति को एक कहने में आता है, अरे पार्षद पति, उनने का सरपंच पति, उनने का पंच पति। महिला काम करती है लेकिन पति को उनके ही नाम से जाना जाता है, और कई बार एक काम करता है और पूरे उस समुदाय को ले लिया जाता है कि पूरे पंच पति ही काम कर रहे हैं। यदि 15 पंच महिलाएं बैठी हैं तो 15 में से 2 पति यदि काम कर रहे हैं तो 13 तो पत्नियां ही काम कर रही हैं ना। तो हम भूल जाते हैं कि नहीं, महिलाएं सशक्त हैं। पंच से लेके और देश की राष्ट्रपति तक जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। बड़ा फायदा भी मिलता है जब महिला होती हैं, तो महिलाओं को पहले घर का जो है वो बजट बैलेंस करने की आदत होती है, घर की साज सज्जा की आदत होती है, मेहमान नवाजी की आदत होती है। तो नगर निगम का जो बजट है, फिर जो जीआईएस के मेहमान हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शहर को खूबसूरत बनाना है, तो ये अनुभव तो काफी पहले ही हो गया था आपको। नहीं, ये तो अनुभव सभी को रहता है, ये अनुभव रहता है। इसी के कारण आज हमारी डॉक्टर सीतारमण जी, जो केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं, वित्त विभाग को बरसों से संभाल रही हैं, और जब वो देश का बजट बना सकती हैं, देश को सौंदर्यीकरण के लिए बजट दे सकती हैं, देश की युवाओं को बजट दे सकती है, महिलाओं को बजट दे सकती है, किसानों को बजट दे सकती है, तो उनको बजट मैनेजमेंट करने का वही बात कही। महिलाओं को किसी भी कुर्सी पर बिठालकर आप देखेंगे तो निश्चित ही वो अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से निर्वाह करती हैं। बिल्कुल, शक्ति तो महिला ही है, और शक्ति की इस उपाधि का एक सामने जीता जागता उदाहरण मालती जी हैं। और निश्चित रूप से उम्मीद यही है कि इतने ही सशक्त उदाहरण हर घर में मिले। अभी हर शहर की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के उदाहरण हर घर में मिले। क्योंकि महापौर जी के पास समय का कहीं ना कहीं अभाव है, उनको कई सारे और कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है। तो मैं हमारे जो साथ में INH हरिभूमि के संपादक प्रमोद जी को मैं एक बार फिर आमंत्रित करूंगा। जितने भी लोग हैं, थोड़ी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम गूंज जो है वो जरूर सुनाई देनी चाहिए, सम्मान की गूंज, क्योंकि ये सम्मान जो है वो शक्ति का सम्मान है, और शक्ति का सम्मान एक तरह की आराधना भी है। तो दीदी, आप आमंत्रित हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका समय का थोड़ा सा अभाव था, इसलिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और कुछ मैसेज हैं जो दीदी की तरफ से हम सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। जी, रिकॉर्डिंग पॉज रहेगी। जी जी। आप सभी जागरूक नागरिक हैं, और स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी आपने भी बात कही, भोपाल को सजाने की भी बात कही, भोपाल को स्वच्छ बनाने की भी बात कही। भोपाल के जनप्रतिनिधि, भोपाल की नगर निगम सभी काम कर रही है भोपाल को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब आपकी बारी है, और आपकी बारी, भोपाल की जनता की बारी है कि ये QR कोड का पोर्टल खुल गया है। हम इस QR कोड को स्कैन करके और निश्चित ही सिटीजन फीडबैक भरें, ताकि भोपाल की जनता का ये एक अमूल वोट भोपाल नगर निगम को, भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों को सफलता देने में सहयोग करेगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आपके परिवार का, आपके मिलने वालों का, आपके संस्थाओं का जितना संपर्क हो सके भोपाल को आगे बढ़ाने में सिटीजन फीडबैक जरूर करवाएं। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर हरिभूमि INH के महिला सम्मान समारोह में शामिल हुई। अब मैं टॉक शो के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ सोशल वर्कर एवं कैंसर रिसर्च एंड वेलफेयर एसोसिएशन में कैंसर काउंसलर श्रीमती नीता पासपोल मैम को। मैम प्लीज मंच पर आए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरिभूमि INH परिवार के महिला दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल नीता पासपोल मैम से है, क्योंकि वो सोशल वर्कर भी हैं और कैंसर रिसर्च वेलफेयर एसोसिएशन में कैंसर काउंसलर का भी काम करती हैं, और इस कार्य को करते हुए उन्हें काफ़ी अरसा हो गया है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसके साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैम हमेशा मार्च फर्स्ट वीक में कैंसर अवेयरनेस डे पर सम्मान समारोह भी आयोजित करती हैं, जिसमें कैंसर सर्वाइवर महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। एक संस्था मिली जिसका नाम था भोपाल कैंसर रिसर्च वेलफेयर एसोसिएशन। वो उस समय तुरंत बन ही रही थी, तो मैंने मुलाकात की मनोज चतुर्वेदी सर से, जो इसके फाउंडर हैं, तो उन्होंने मुझे उसमें ऐड किया। फिर मेरे नए इनोवेशन उसके अंदर आते गए कि हम किस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं,
क्या होता है जब किसी के घर में कैंसर हो जाता है तो उसके घर और परिवार वालों को ऐसा लगता है कि पूरा जीवन हमारा खत्म हो चुका है, अब हम आगे कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। डॉक्टर के पास से निकलने के बाद उन्हें बताना, कैंसर से आप डरे नहीं, कैंसर से लड़ें, कैंसर से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं और लड़ के किस तरह आप जीत सकते हैं। तो ये बीमारी आप क्योर हो चुकी है, तो इसके लिए हम लोगों को अवेयर करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनके घर जाकर भी उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आप इस चीज़ से, आपको सबसे पहले पॉजिटिव वे लानी है, आपको अपने अंदर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप सोचेंगे कि आपको लड़ना है इस बीमारी से, तो आप बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर आपने सोचा है, सोच ही लिया है कि मुझे कैंसर हो गया, मैं जी नहीं सकती, तो आप अपने, आप दवाइयों से ज़्यादा आपकी दुआएं काम आती हैं और आपका हौसला काम आता है। और ऐसे मेरे पास कई कैंसर सर्वाइवर हैं जो कैंसर से लड़ के जीत के एक मुकाम हासिल करे हैं, और जो आम महिलाएं नहीं करती हैं उससे ज़्यादा वो काम कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, अपनी बीमारी से भी लड़ रही हैं और बाहर भी काम कर रही हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है जागृति जी से, मिसेस इंटरनेशनल 2025। जागृति जी, कैसा लगता है कि एक आम महिला जब एक क्राउन पहनती है, सबसे पहले तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और दूसरा आपका एक रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, एक हाउसवाइफ या एक जो भी आप की पदवी है उससे अब आप एक ब्यूटी आइकन बन जाती हैं, तो क्या आप इसमें परिवर्तन महसूस करती हैं? जी बिल्कुल परिवर्तन महसूस करती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और ये क्राउन की ही वजह से मैं यहाँ सम्मानित हो रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है। और ये मेरे लिए गहना नहीं है, मेरी मेहनत और जुनून और मेरी सोच का ही प्रतीक है। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं जाते हैं, हमें जो सम्मान मिलता है, और एक्चुअली हमें तो ये लगता है कि हमने हमारा सपना पूरा कर दिया एक। और मुझे लगता है कि हर वुमन में कुछ ना कुछ हुनर होता है जिन्हें उन्हें पहचानना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत जागृति जी का। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कंचन आर्य मैम से, जो पत्रकार हैं, और क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं देखा जाए तो हरिभूमि के लिए ही कार्य करती हूँ, कला संस्कृति की रिपोर्टर हूँ, और मुझे पता है एक महिला के रूप में, पत्रकार के रूप में कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो मैम आपसे मेरा यही सवाल है कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई पत्रकारिता की, और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इस जर्नी के दौरान? पहले तो सभी को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मैंने बीच में पढ़ाई मैंने करी है, पहले मैं ऐसे ही जैसे जनरल हाउसवाइफ होती हैं वैसे ही थी मैं भी। तो फिर मैंने महसूस किया कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं भी कुछ करूं, तो मैंने फिर अपनी शादी के 17 साल बाद मैंने पढ़ाई करी पत्रकारिता की। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आगे महिलाओं के लिए कुछ करूं, तो इसलिए मैंने न्यूज़पेपर एक निकाला और इस माध्यम से मैं महिलाओं के मुद्दे भी उसमें प्रकाशित करती हूं, और जो भी समाज सेवा होती है पत्रकारिता के जरिए वो मैं करती हूं। धन्यवाद मैम। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है रत्ना शर्मा मैम से, जो सोशल वर्कर हैं, संघ की सदस्य हैं, इसके साथ साथ बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए भी प्रयासरत हैं। तो मेरा सवाल बस यही है मैम आपसे कि आपको ऐसा क्यों लगा कि बच्चों को निशुल्क शिक्षा की आवश्यकता है, जबकि सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, उनको निशुल्क शिक्षा मिले, इसके साथ साथ उनके खान पान का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि कहाँ कमी रह गई है कि बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए? तो सभी को नमस्कार और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ तक लाए, और मैं अपनी सुमन पुरोहित दीदी को धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि वो उन्होंने आपसे मेरा संपर्क कराया। और मेन ये है कि मेरा जो क्लासेस जो मैं लेती हूँ वो मेरे संस्कार क्लासेस में जाती हैं। उसमें क्या रहता है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो क्या कर रही है, सब रील बना रहे हैं, वो रह रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो चीज़ें वो लोग को मिल नहीं पा रही हैं। तो मैंने ये सोचा जब मेरे घर में जब ये चीज़ें होती है तो मैंने क्या छोटे छोटे श्रम एरिया में जाकर वहाँ के छोटे बच्चों को पढ़ाना। और आप जैसा कह रहे हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना कई जगह बहुत मुश्किल हो रहा है। वो लोग इतने बड़े कि वो स्कूल तक ही नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ कब जाते हैं जो उनका जो मील दिया जाता है ना दोपहर में, क्यों नहीं जा रहे हैं। उनके छोटे बच्चे, मेरी मम्मी खेत पे गई थी, काम पे गई थी, तो दीदी मैं कैसे आऊँ,
इसलिए मैंने सोचा कि हाँ उनको भी पहुंचाया जा सकता है। इतना तो अपन सशक्त कर सकते हैं ना बच्चियों को कि आज के माहौल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। इसीलिए मैंने बस छोटा सा एक प्रयास किया है। धन्यवाद मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम अपने दूसरे टॉक शो के लिए पैनल के गेस्ट को बुलाएंगे। मैम प्लीज आइए आप लोग। INH हरिभूमि के GM श्री नीरज पांडे जी भी उपस्थित हैं। तो जो हमारे जो नए मेहमान आए हैं और जो अभी हमारे साथ डिस्कशन में थे उनको मोमेंटो देने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसके पहले जो नया पैनल डिस्कशन के जो गेस्ट हैं उनके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उमा विश्वकर्मा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको, और हमारे साथ में सुमन पुरोहित जी हैं, पर्यावरणविद हैं, काफ़ी काम किया है उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में। सुमन जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। और डॉक्टर बबीता शर्मा जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है। आप तीनों मेहमानों के साथ डिस्कशन के लिए हम हमारे जो कंपेयर पैनल हैं उनको आमंत्रित करते हैं। अंजलि सिंह जी और स्वाति शर्मा जी आप भी आए, और जो नई क्रांति है महिला क्रांति उनके साथ में जो आप तीनों का जो है एक डिस्कशन होगा अगले सेशन के लिए। आप तीनों आमंत्रित हैं, साथ में अंजलि जी और स्वाति जी। आज बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में जो है पीछे नहीं है। हम कोई भी क्षेत्र लें, हर जगह जो महिलाएं हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही, वही हर क्षेत्र में जो है नाम रोशन कर रही। ऐसी ही शक्तियों को आज सम्मानित करने के लिए INH भूमि ने प्लेटफॉर्म दिया है। आप सभी का स्वागत है मैम। सबसे पहले तो अलग अलग क्षेत्रों से आप आए हुए हैं, अपने क्षेत्र में आपने अलग अलग काम किया है, उसी को लेके हम आज बात करेंगे, इसी चीज़ को लेके। मैम ओवर टू यू। सबसे पहले मैं सुमन जी से बात करना चाहती हूँ। सुमन जी जो है समाज सेवी भी हैं और ये पर्यावरण पे भी काम करती हैं। मैडम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त जो भोपाल की जो हवा है उसमें जो प्रदूषण थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? मैं अपने लेवल पे जो कर सकती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ। जैसे मंदिर से जुड़ी हूँ और यहाँ जहाँ तक मेरी पहुँच है कोशिश करती हूँ वहाँ पर जो आजकल भंडारे होते हैं तमाम 8-8 दिन तक कचरा फैला हुआ रहता है, तो वो सब ना हो। वो मैंने अपने मंदिर के वहाँ से पूरा ख़त्म कर दिया है। उसके लिए हमने थालियाँ खुद खरीदी हैं और उसमें हम भंडारे वगैरह चलाते हैं और लोगों को जोड़ना इस लाइन में धर्म के, सनातन धर्म में बढ़ावा देने के लिए। घर में भी महिलाएं जो कचरा है वो गीला कचरा, सूखा कचरा, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी महिलाओं के लिए? इसके सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये तो घर में पहली शुरुआत, माँ खुद प्रथम पाठशाला होती है। मैं कहूँ कि ये यूनिवर्सिटी भी अगर माँ को बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं हो गई। बच्चों को नहीं सिखाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ रैपर डाल दिया, सोफे के पीछे डाल दिया, टेबल में डाल दिया। आप अलग अलग शुरू से बच्चे को पैदा होते छोटेपन से सिखाइए उनको अलग अलग पॉलीथीन में कचरा डालना है, अलग से तो सीखेंगे तब वो डालेंगे। मैंने अपनी कॉलोनी में खुद देखा है, कचरे वाले जब आते हैं कुछ कई माएँ ऊपर से ही पॉलीथीन डाल देते हैं, वो देख के बहुत बुरा लगता है। हर बार देखा जाता है स्वच्छता को लेके कई सारी चीज कही जाती हैं कि गीला कचरा अलग करना चाहिए, स्वच्छता हमें बरतनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके जो शुरुआत एक होनी चाहिए घर से वो हो नहीं पाती है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ध्यान ही नहीं दिया जाता, लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं कोशिश। अनाउंसमेंट भी होते हैं, गाड़ी जो कचरा गाड़ी आती है वो खुद ही उसमें लगे रहते हैं, म्यूजिक लगा रहता है, उसमें बता रहे हैं। आप लापरवाह हैं और कुछ नहीं कह सकते। उस चीज को आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो मैम ये लापरवाही जो बरती जाती है इस चीज से कैसे निजात पाई जा सकती? क्योंकि हमारा ही पड़ोसी शहर की अगर बात करें इंदौर की, इंदौर हमेशा स्वच्छता में जो है पहले नंबर पे आता है, तो हम उससे क्यों कुछ नहीं सीखते हैं? वही बिल पावर नहीं है ना आगे कुछ अच्छा करने का। आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा कार में भी डस्टबिन हुआ करते हैं जी, अपन कार में डालते हैं, छोटे छोटे डस्टबिन कार में भी होते हैं। आपको सीख आना चाहिए ना ये चीज़ के कार में रखो। छोटे बच्चों को तब से सिखाओ, रैपर कहीं भी डाल दिया, मैं कार से जाते हुए अपन देखते हैं खिड़की में से डाल दिया। आपको क्यों इंदौर फर्स्ट नंबर पर क्यों आ रहा है, हम लोग को अभी भी समझ नहीं आ रहा। आप प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। हमारे साथ दूसरी पैनलिस्ट उमा विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका, और आपका थैंक यू क्योंकि आप हाफ डे लेके आए हम लोगों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले अगर बात करें जिस संगठन से आप जुड़ी हुई हैं, श्री विश्वकर्मा महापंचायत जो है, तो मैम ये संगठन किस प्रकार से महिलाओं के लिए काम करता है? Okay. First of all, thank you so much for inviting me
एंड आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि संगठन एक्चुअली क्या है कि संगठन समितियां बहुत बनी हैं जी, ठीक, लेकिन ये जो संगठन है जो श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन, जिस तरह से बाकी संगठन सिर्फ पुरुषों के साथ काम करते हैं, इस संगठन में हर एक पद पर, हर एक पोस्ट पर बराबरी से महिलाओं को रखा जाता है और साथ में इनको वही फैसिलिटीज जो पुरुष वर्ग को मिलती है सेम महिलाओं को दी जाती है, जिसके थ्रू हम सारी जो महिलाएं हैं जो अवेयर नहीं हैं चीज़ों से, उनको अवेयर करवाते हैं, जागरूक करवाते हैं। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है जहां महिला अवेयरनेस से रुक जाती है, कुछ काम कर नहीं पाती है, वो इसके थ्रू हम उन सब चीज़ों में उसको सक्षम बनाते हैं। अच्छा मैम, आप कॉलेज भी जाते हैं, जैसे आपने बताया आप सीएस के टीचर हैं, यानी कंप्यूटर साइंस पढ़ाना एक अलग चीज होती है, और दूसरी चीज एक समाज के लिए काम करना, तो कहीं ना कहीं दोनों प्रकार की एक चुनौती है, और तीसरा घर संभालना, तो इन तीनों को आप मैनेज कैसे करते हैं? मैम एक्चुअली इसके पीछे एक ही रीजन है, पेरेंटिंग। मेरी पेरेंटिंग वैसी हुई है एक्चुअली। मेरी मदर, मेरे नाना जी, वो हमेशा सामाजिक वर्क में इन्वॉल्व ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब जैसे कि मैम ने बोला कि पेरेंटिंग इज मस्ट, जैसी पेरेंटिंग, जैसी आप बीज डालोगे वैसा ही वो ट्री जनरेट होगा। तो आप पेरेंटिंग जैसी दोगे अपने बच्चों को, वैसे ही आपके बच्चे ग्रो करेंगे और आगे जाके वैसी ही चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेन मेरा वही है कि मेरी जो ग्रोइंग है वो मेरी पेरेंटिंग है, जो मेरी मदर, मेरे फादर, इन सब से मुझे मिली। मैडम से जानना चाहूँगी, आप सनातन से भी जुड़ी हुई हैं, तो आप जो रामचरितमानस है उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? उस पे ये मेरे बचपन से परवरिश उसी माहौल में हुई है। बचपन से देखा है कि मम्मी पापा जी सुबह 4 बजे से उठ के दादाजी वगैरह रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस वितरित कर रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं। अब क्योंकि अपन वो अपने खून में ही वही चीज़ है, तो वो मेरे अंदर भी है, तो ये मेरा हमेशा चलता ही रहता है। रामचरितमानस लगातार में हर घर में रामायण होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उसके लिए इससे कहीं ना कहीं गीता प्रेस को भी कहीं ना कहीं राय के बराबर सपोर्ट मिलता है। इकट्ठा ऑर्डर कर देती हूँ, इकट्ठी ला के रखती हूँ, और मैं स्टेटस वगैरह पे ऐसे डालती रहती हूँ, प्रचार प्रसार करती हूँ। किसी के घर में नहीं है और वो लेने में सक्षम नहीं है, तो वो मेरे से रामचरितमानस ले सकते। कितनी रामचरितमानस आप दे चुके हैं? अनगिनत, और अभी भी मतलब 101 रामायण रखी हुई है घर में। मेरे दादाजी ने इसके ऊपर मतलब दादाजी का ऐसा था, रामचरितमानस की चौपाइयों पर उनने इंग्लिश, उर्दू, हिंदी शब्दार्थ भी उनने बनाए इसी चौपाई की तर्ज पर, और छोटे बच्चों को वो उसी तर्ज पर सिखाया करते थे। यदि आपके पास टाइम हो तो मैं बोल सकती हूँ, सुना सकती हूँ कुछ लाइनें। थोड़ा सा लाइन सुना, थोड़ा ध्यान से सुनने का रहेगा। गॉड ईश गॉडेश है देवी, लाइट हल्का भारी है भी, दुनिया वर्ड अर्थ है धरती, और एडमिशन है भर्ती, मून चंद्रमा सूरज सन है, बातचीत कन्वर्सेशन है, बेटा सन अरु बेटी डॉटर, वर्ड शब्द है लेटर अक्षर, थिंग चीज है हाउस घर है, इन अंदर आउट बाहर है, मैन आदमी को कहो अरु औरत वोमेन, लिखने को राइट कहो और कलम है पेन, सियावर रामचंद्र जी की जय। इस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाया करते थे रामचरितमानस की चौपाइयों पर। हमारे साथ खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कॉलेज की मैम बबीता जी भी हमारे साथ हैं। मैम, आपने जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में है बहुत अच्छा काम किया है, आपकी कई किताबें भी आई हैं और बहुत ज़्यादा चर्चित भी रही हैं, तो किस चीज़ को लेके आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेट या शोध किया है मैम, और जिसको यानी करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आया, और कोई ऐसा एक किस्सा सुनाइए। नमस्कार आप सभी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक हैं, हरिभूमि, उनको भी बहुत बहुत ही साधुवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा। तो चूँकि आयुर्वेद से संबंधित हैं, और आयुर्वेद कोई ऐसी कहना चाहिए पद्धति नहीं है जिससे जो हम सबके लिए नई हो, है ना। हमारे किचन में ही आयुर्वेद है, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, सभी लोग इससे बड़ी अच्छे से परिचित थी। सिंपल सी चीज़ आयुर्वेद बोलता है
उसका जो कॉन्सेप्ट है जो आज सबसे ज़रूरी है, आज की यदि हम हेल्थ स्टेटस को देखें ग्लोबल सिनेरियो में, तो हम क्या देखते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या कॉन्सेप्ट है उसकी चिकित्सा का? पहला मूल उद्देश्य है कि भाई आप स्वस्थ रहिए, और जो स्वस्थ है इसको स्वस्थ बनाए रखिए, बीमार होंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। तो अब स्वस्थ कैसे बनाएं अपन अपने आप को, हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें? तो सिंपल सी चीजें हैं जो हम भूल गए हैं, हमें बस रिकॉल करनी है, हमें सिर्फ रिमाइंड करना है। क्या है वो चीजें? वही एक दिनचर्या, एक नियमित, एक अच्छी दिनचर्या जो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। सुबह उठना, टाइम पर उठना, पहले फ्रेश होना, फिर ब्रेकफास्ट करना, खाना कितने बजे खा लेना चाहिए, रात को जल्दी खा लेना, ये सब बातें आयुर्वेद प्रमोट करता है, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य का संरक्षण, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऋतु के हिसाब से, आप सभी को याद होगा हमारी दादी नानी, हमारे घर के आज भी खान पान बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, बदलते हैं ना हम सीजन के हिसाब से अपना खाना, सीजन के हिसाब से हमारी सब्जियां, सीजन के हिसाब से हमारे फ्रूट्स सब बदलते हैं। तो बस वही मतलब कहना चाहिए कि अपने को एनवायरमेंटल रिदम के साथ अपनी बॉडी की रिदम को, जिसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, उसको मेंटेन करना है जो बिगड़ गई है। आज का जो हम डेली रूटीन देखते हैं वो क्या हो गया है, जो होना चाहिए, मतलब हम उठ रहे हैं सूर्यास्त में, हमारे बच्चे 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठ रहे हैं, तो बॉडी का रिदम बिगड़ जाता है। तो रिदम बिगड़ जाता है तो तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं देना चाहती हूँ, हमेशा ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर समय मिलता है, अवसर मिलता है, तो मैं अक्सर इस पर बात करती हूँ, बीइंग द डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा, कि आज जो वर्ल्ड हेल्थ का सबसे बड़ा थ्रेट है वो क्या है? मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। और मेंटल हेल्थ का जो हाँ इलाज जी, है आयुर्वेद के पास है। देखिए मेंटल हेल्थ का इलाज तो सनातन धर्म में शुरू से ही है, आयुर्वेद छोड़िए, ये जो योग है, योग में तो हम क्या हैं, भारत क्या है, विश्व गुरु है। तो मेंटल हेल्थ पर भी बात करना, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक रहना, ये महिलाओं को मैं बोलना भी चाहती हूँ आपके इस मंच से कि अपने को समय दीजिए। सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है, परिवार का सपोर्ट ठीक है जैसे मैडम बोल रही थी, पर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें, है ना। हम मांगेंगे तभी मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। बच्चा भी रोता है, सभी एग्जाम्पल देते हैं, तभी उसको दूध पिलाया जाता है। तो सेल्फ मोटिवेशन, हमारा अपना मी टाइम, हम अपना समय निकालें, दिन भर में हमने अपने लिए क्या किया है, इट इज ऑल्सो एक चीज और है, अभी आप देख हाँ जी, रहे हैं हाँ जी, तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। निश्चित तौर पे हमने देखा हमारे पैनल में कि कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर बात हुई, दूसरी तरफ महिलाओं को जो है बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा योजनाएं हैं, ऐसी दूसरे समाज की जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए जो है एक अलग संस्थान या संगठन वो काम कर रहा है। और तीसरी बात हमने की है आयुर्वेद को लेकर। आयुर्वेद को कहीं ना कहीं देश दुनिया में आज के समय में बहुत सही माना जा रहा है। तो उसी के साथ हम तीनों का आपका थैंक यू वेरी मच। मैं अपना विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर प्रमोद भारद्वाज जी को, उन्होंने समय हमको अवसर दिया यहाँ पर आने के लिए और आयुर्वेद के बारे में बोलने के लिए। मेरी तरफ से भी INH चैनल और हरिभूमि और भरद्वाज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, उन्होंने ये मंच हमको दिया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी महिला सशक्तिकरण के बेस्ट उदाहरण का, जिनसे हमने जाना रामायण की चौपाइयों के नए रूप में और मेंटल स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इन पंक्तियों से मैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट है उनका स्वागत करूंगी। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखलाया। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। रणदीप चौधरी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट महिलाओं का स्वागत करना चाहूंगी, जिनमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अंशु गुप्ता मैम को। NH12 क्रिएटिव वुमेन्स हेड हैं अंशु गुप्ता जी, इसके साथ साथ सोशल वर्कर है और इसके साथ महिला एंटरप्रेन्योर को एक मंच भी प्रदान करती हैं अंशु गुप्ता जी। तो स्वागत किया जाए अंशु गुप्ता मैम का। नेक्स्ट नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर गीता रानी जी का। गीता रानी गुप्ता एक ऐसी महिला हैं
जिन्होंने अपनी 32 साल के करियर में 9000 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम किया है। आप फोरेंसिक मेडिसिन विषय में एमडी करने वाली प्रदेश की पहली महिला डॉक्टर बनी। मध्य प्रदेश की पहली पोस्टमार्टम करने वाली महिला डॉक्टर गीता रानी गुप्ता का जोरदार करातल ध्वनि से स्वागत किया जाए। नेक्स्ट हमारे बीच हैं सीमा कुशवाहा जी, एजुकेशन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की हेड, जो बच्चों को विदेश पढ़ने की यात्रा आसान बनाती हैं, सीमा कुशवाहा मैम। और इनके साथ प्रश्न करने के लिए मैं स्वयं ही आऊंगी और अनुराग जी को आमंत्रित करूंगी कि इनसे हम चंद प्रश्न करेंगे। इसके बाद हम अपने सम्मान कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारे स्टेट एडिटर हरिभूमि एंड INH श्री प्रमोद भारद्वाज जी एवं GM श्री नीरज पांडे सर हमारी सभी आमंत्रित महिला अतिथियों को सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले मैं सब जान सकती हूँ कि आप लोगों के बीच में उत्सुकता होगी गीता रानी मैम से सवाल करने की कि एक महिला जब डॉक्टर बनती है वो ही अपने आप में इतना चैलेंजिंग है, और एक महिला का पोस्टमार्टम करना, वो भी 9000 शवों का पोस्टमार्टम करना, अपने आप में हैरत और हैरानी की चीज़ है। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि ये काम ज़्यादातर पुरुषों का होता है और इसमें प्रदेश की पहली महिला पोस्टमार्टम करने वाली आपको ये पदवी मिली, तो कैसे मिली? इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, इस विषय में आने के पूर्व जो हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर हीरेश चंद्रा होते थे, तो वो डायरेक्टर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट थे, संस्थापक, और प्रोफेसर एंड हेड फॉरेंसिक मेडिसिन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो उनसे मैंने अनुमति ली कि सर मैं इस विषय में आना चाहती हूँ, और आज ही आप यस नो बोल दें। यदि आप यस कहेंगे तो मैं इस सब्जेक्ट में आऊंगी, अदरवाइज नहीं। तो उन्होंने यस बोल दिया, मैं इस सब्जेक्ट में आ गई। और जब मुझे अच्छा लगा इस विषय में काम करने के लिए, बहुत मजा आया और मैंने बहुत शिद्दत से काम किया। रुचि थी और रुचि के अनुसार मैंने बहुत अच्छे से काम किया। और इसके पहले मैं 25 माह परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग में भी रही। वहाँ पर भी मैंने महिलाओं की डिलीवरी लगभग 350 डिलीवरी वहाँ पर मैंने कंडक्ट करवाई, और सभी तरह की डिलीवरीज मैंने वहाँ पर कंडक्ट करवाई, और सभी तरह के मैं पेशेंट दिखती थी। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने वहाँ पर भी कार्य किया। और यहाँ पर आई तो मैंने 89 से 23 तक, अक्टूबर 23 तक मैं यहाँ रही, 33 साल 11 महीने समथिंग। और अब मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ, और आपने मुझे सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे बुलाया और यह मंच दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वैसे तो आभार हम लोगों को आपका करना चाहिए, जैसे आपकी उपस्थिति का जो माहौल था ना, वो हमने देखा, जो अलग ही प्रेजेंस आपकी थी। हाँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मैम, जिस समय आपने ये शुरू किया था, आपकी तो इच्छा थी, आपकी विल पावर भी थी, बाकी लोगों की सहमति कितनी थी? परिवार वालों की। हाँ, और वो सन कौन सा था, वो एरा कौन सा था? 86 में हमारे पिताजी आए यहाँ पर और हीरेश चंद्रा साहब से मिले। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी इस सब्जेक्ट में आना चाहती है। तो हमारे पिताजी ने बोला मैं अपनी लड़की को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, और आप जानो और ये जाने। फिर उसके बाद लगभग 22 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। 86 की बात है, अक्टूबर 86 में। तो 4 अक्टूबर को वो मिले थे और 26 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 28 अक्टूबर 1986 को उनकी डेथ हो गई। ये समझना होगा, क्योंकि महिला दिवस पर एक संकल्प पुरुषों को भी लेना चाहिए। अगर कोई महिला, कोई नारी, कोई बालिका किसी भी क्षेत्र में जाना चाहती है तो उतना ही भरोसा किया जितना आपके पिताजी ने आप पर किया था, ये उम्मीद जरूर होगी। अंशु मैम की तरफ चलते हैं। ये एक्चुअली डेयर ऑन रोड की बात होगी। आजकल बहुत सारे मैं विजुअल्स और रील्स भी देख रहा हूं, तो हालांकि अगर इसकी बात करें, एक जैन जी नया शब्द भी आया है और बहुत बदलाव देखा है हमने, खासतौर पे लाइफ स्टाइल में। लेकिन वो लाइफ स्टाइल वाला बदलाव मैंने आप में तो 10 साल पहले ही देख लिया था। तो जब किसी बदलाव की तरफ बढ़ना होता है, खासतौर पे महिलाओं को, कितना चैलेंजिंग होता है?
डेफिनेटली जब घर की महिलाएं ये चीज़ अनाउंस करती हैं घर में कि अब मुझे भी सामाजिक हितों के लिए या मेरे अपने खुद के कार्यों या उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ना है, तो एक घर में सन्नाटा तो छाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम महिलाएं घर की धुरी होती हैं, परिवार को जब घर के अंदर समेटते हुए चलती हैं तो सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज चलता है। जब वो दोनों जिम्मेदारियों के लिए जब आगे बढ़ती है तो घर वालों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ये दोनों जिम्मेदारी उठा पाएगी कि नहीं। तो उन्हीं सारे बंधनों को मैंने ये कहा कि बंधन नहीं है हमारे लिए, ये अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए हार बनेंगे और हम भी हमारे घर परिवार, हमारे समाज और देश का नाम रोशन करेंगी। तो ये कॉन्फिडेंस जब एक फैमिली में एक महिला को मिलता है तो डेफिनेटली हम जैसी महिलाएं बहुत सारी आगे आती हैं और एक दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं कि नारी तो क्षमताओं का भंडार है और अगर अवसर मिलते हैं तो वो अपनी काबिलियत पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रूफ करती है। जी, अब मेरा नेक्स्ट सवाल सीमा कुशवाहा मैम से है, एजुकेशन वर्ल्ड की हेड सीमा कुशवाहा मैम। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि हैमले इंडेक्स जो इंटरनेशनल इंडेक्स है जिसमें वीज़ा के लिए भारत की रैंकिंग बहुत पीछे है, शायद 85 या 86 रैंकिंग है। मतलब भारत के बच्चों को खासकर यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ में वीज़ा के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि आप बच्चों को विदेश भेजने के लिए उनकी शिक्षा के लिए प्रयासरत रहती हैं आपकी संस्था। आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग है हमारे भारतीय बच्चों को बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना और वहाँ का वीज़ा अप्रूव होना? हाँ, हेलो, मैं सीमा कुशवाहा, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन स्टडी अब्रॉड। मेरे यहाँ से पहला मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। बच्चे फॉरेन कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्री, इटली, जहाँ भी है। और दूसरा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि जितने भी कंट्री हैं इंडियंस ही ज़्यादा हैं वहाँ पे। अगर आप रेशो देखेंगे इंडियंस ज़्यादा हैं। गूगल रैंकिंग पे मत जाइए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, 140 के करीब अपनी पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया से ही जाते हैं। वीज़ा प्रोसेस में देखिए क्या होता है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, फाइनेंस आपका अच्छा है, स्कॉलरशिप्स अच्छी है, इवन आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नंबर लाते हैं जैसे कि GRE, GMAT, SETFL, IELTS जो कोचिंग होती है उसके नंबर्स अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली वीज़ा 100% लगता है। और मेरे यहाँ से तो 100% ही 2 या 5 बच्चों के होते हैं क्योंकि मैं वही केस उठाती हूँ जिसमें कि मुझे कॉन्फिडेंस होता है। दूसरा होता है कि हम स्कॉलरशिप पे ज़्यादा काम करते हैं। मेरे यहाँ से जो बच्चे गए मोर देन 70% वाले हैं बच्चे और 99% वाले भी बच्चे हैं। तो अच्छा लगता है जब बच्चे बाहर जाते हैं और कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास ऐसे भी कुछ केसेस आए कि बच्चों ने बीच में ही शिक्षा छोड़कर वापस इंडिया आए हों? क्योंकि कई बार बच्चे होता है वहाँ के वेदर के साथ या माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे भी कुछ केसेस आपके सामने आए क्या? नहीं, ऐसे केस नहीं आए, बल्कि ऐसा हुआ है कि बच्चे जैसे कोई रशिया में था, मेडिकल कर रहा था, बाद में जैसे यूक्रेन वगैरह, मालडोवा में भी बच्चे थे, मालडोवा मीन्स रशिया का ही एक पार्ट है, तो वहाँ से बच्चे आए, तो फिलीपींस से भी बच्चे आए, तो उनका कहना था मैडम वहाँ का हम चले तो जाते हैं, सस्ता है, मेडिकल की बात कर रही हूँ मैं ना, कि सस्ती है, पढ़ाई सस्ता है, इसलिए हम चाहते हैं, बट वहाँ कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है। फिर हम उनको अपने हिसाब से, फिर हमारे जो टाई अप होते हैं जो मेडिकल के, हम वहाँ पे भेजते हैं उनको। तो मेरे यहाँ तो कोई वापस नहीं आया अभी तक। धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया है। अब हम नेक्स्ट पैनलिस्ट के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे अनु श्रीवास्तव मैम को। अनु श्रीवास्तव मैम HOD हैं LNCT MJ-MC डिपार्टमेंट की और मेरी भी गुरु हैं क्योंकि मैं भी अभी MJ-MC कर रही हूँ। पूजा त्रिपाठी मैम, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी मैम, डेनेशिया की हेड डेंटिस्ट डॉक्टर पूजा त्रिपाठी मैम और डॉक्टर संगीता शर्मा मैम, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर MP गवर्नमेंट डॉक्टर संगीता शर्मा मैम। मैम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हरिभूमि और INH परिवार के लिए। डेंटिस्ट आप हैं जी। इसके साथ मैं एक और चीज़ पूजा मैम के बारे में शेयर करना चाहूँगी, यदि उनकी पूजा मैम को काफ़ी अरसे बाद मतलब उनकी डिलीवरी होने वाली थी। उनका जो बेबी था वो मतलब वो मृत शिशु पैदा हुआ। उसके बाद उन्होंने उस बेबी को एम्स में दिया ताकि एम्स के जो बच्चे हैं वो उस बच्चे को देखकर स्टडी कर पाए। उसका नाम कान्हा रखा है और वो प्रदेश का पहला ऐसा बच्चा है जिसको कि पूजा त्रिपाठी जी
और त्रिपाठी सर ने एम्स में डोनेट किया। तो पूजा मैम, ये बहुत एक कठिन पड़ाव होता है किसी महिला के लिए, तो इसी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, कैसे आपके मन में ये निर्णय आया कि इस तरह से कुछ करना चाहिए? देखिए, करने वाले तो हम है ही नहीं ना, करने वाला तो वो ऊपर बैठा है। जिस दिन मैं गई थी वो नॉर्मल चेकअप डे था, और जैसा हम फीमेल्स के लिए रहता है कि द बिगेस्ट डे, जब हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे का आगमन होने वाला है, तो इट वाज 8 मंथ, लाइक 34th वीक था जिसमें मैं चेकअप के लिए गई थी, और इन प्रोसेस था कि हाँ नेक्स्ट मंथ में हम प्लान कर रहे थे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसे ही मैं एंटर होती हूँ, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज बहुत अच्छे टर्म्स हैं उनसे, तो जैसे ही मैं आई, आने के बाद वो मुझसे बोली चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं। एंड व्हेन शी सॉ, तो कुछ बचा नहीं था हमारे पास, और उनके बहुत सारे सवाल जिनका जवाब एक भी नहीं था। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी टफ मोमेंट फॉर मी कि ऑल ऑफ सडन आई लॉस्ट एवरीथिंग। देन इट वॉज प्लान्ड ऑफ नॉर्मल डिलीवरी कि चलो हम करते हैं, बिकॉज विल प्लान फॉर द नेक्स्ट। व्हेन इट हैपन, उस समय के जो वो रात थी, वो रात बहुत टफ थी, बट मी एंड प्रशांत जी वॉज टॉकिंग कि अभी क्या करना है, मतलब आई वॉज लाइक अभी क्या करना है सब कुछ। सो हम ऑलरेडी ऑर्गन डोनेशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं, प्रशांत जी, हम लोग ना इन सब चीज़ों के लिए कार्य करते रहते कि ऑर्गन डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं कहीं हमारे दिमाग में वो वापस आया। मॉर्निंग में प्रशांत जी ने फ़ोन लगाया, हमारे एक डॉक्टर है डॉक्टर भार्गव, तो उनको फ़ोन लगाया। देन ही डिस्कस्ड, ही केम, देन वी जस्ट प्लान। इन्हें मुझसे पूछा कि पूजा, आई एम प्लानिंग दिस थिंग, एंड आई सेड ओके। सो हम सब जानते हैं बीइंग एज ए डॉक्टर कि कितनी आवश्यकता होती है जब बीइंग एज ए स्टूडेंट हम मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं और हमको अच्छे पेशेंट चाहिए होते हैं। जैसे मैडम यहाँ पे पीएम के बारे में बता रही थी, पोस्टमार्टम के बारे में, तो वो जो बॉडी होती है वो हमारे लिए एजुकेशन का काम करती है। दुनिया के लिए वो एक मृत शरीर है अपनों का, बट हमारे लिए बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड द सेम थॉट उस दिन हमारे मन में आया था, और आज भी वो एम्स में है। सो एक गुड न्यूज़ ये है कि अब मेरा बेटा कृष्णा 4.5 का हो चुका है। सो मतलब उसके 2 साल बाद वापस कृष्णा आया है, जो हमारे साथ है और बहुत मस्ती करता है और बहुत नॉटी हो गया है। थैंक यू मैम। आई एम सो सॉरी कि मैंने मैम का वो मोमेंट मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैम की आंखें नम हो गई, लेकिन मैं इससे एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि महिला कितनी सशक्त है। भले ही वो शारीरिक रूप से इतनी सशक्त ना हो, लेकिन उसका मेंटल लेवल, उसके निर्णय की जो क्षमता है, उसमें कितनी सशक्तता है कि पूजा मैम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। मैम बदरू में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि अभी कृष्णा साथ में है। इस तरह के जो एफर्ट्स होते हैं, महिलाएं करें चाहे पुरुष करें, उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं काउंट होती है, और वही जो है रिस्पॉन्ड भी करती हैं। मैम कितना सहमत हैं आप? नेक्स्ट मेरा सवाल अनु मैम से है। अनु श्रीवास्तव मैम एचओडी हैं एमजेएमसी डिपार्टमेंट की एलएनसीटी ग्रुप में। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी, आपके द्वारा पढ़े हुए, आपके द्वारा शिक्षित कई ऐसे बच्चे हैं जो आज पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो आप क्या देखती हैं उन बच्चों के अंदर कितना जोश, कितना जुनून होता है, और वो बच्चे अपने क्षेत्र में कितना सफल हो पाते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी मधुरिमा जी कि एक शिक्षक के लिए भी गौरव की बात है कि उसका छात्र जो वो इस तरीके से हो। आप ऑलरेडी मीडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथ ही अंजलि हैं, अंजलि भी मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट हैं और अभी यहाँ से पीएचडी कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अपने छात्रों को देखना यहाँ पे। और सभी छात्र जो हैं अपने अपने मुकाम पे पहुँचे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बीइंग अ टीचर, बीइंग अ शिक्षक, मुझे लगता है कि इससे बड़े गौरव की कोई बात नहीं है। मैम क्या आपको लगता है, जैसे हम हर एक क्षेत्र में बात करते हैं कि महिलाओं को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि लेडीज़ को जैसे और डिपार्टमेंट में जॉब करना पड़ता है, गवर्नमेंट का जॉब भी उतना ही बैलेंस वाला होता है। आपको घर और शासन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठाना पड़ता है, और उसको सबसे अच्छा तरीका है प्राथमिकता के आधार पर काम करना।
घर का काम और ऑफिस का काम दोनों में ही आपको 100% देना है, और हर महिला को। तो आप घर में भी 100% दीजिए और ऑफिस में भी, पर ये कैसे, इसको आप प्राथमिकता के आधार पे कीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिए। जहाँ पर पहले काम करना है उसे पहले कीजिए और कुछ देर बाद दूसरा कीजिए, लेकिन देना दोनों जगह 100% ही है, आपको कम कहीं भी नहीं दे सकते हैं। उसके साथ सेटिस्फैक्शन इस बात का हुआ कि शासन में की जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हैं। तो इतने वर्षों में एक सेटिस्फैक्शन ये हुआ कि उन लोगों के बीच और उनके प्रोग्रेस के लिए काम करने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं भी संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के एफर्ट्स, आप लोग कहीं ना कहीं जिस तरह की ताकत है, खासतौर पे मैं स्पेसिफिकली आपको जरूर बोलूंगा कि जो भी आपने किया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिर्फ उदाहरण नहीं है, वो शायद ही कम ही लोग होंगे कि जो इस तरह से इन चीजों को दोहरा सके या इतनी हिम्मत दिखा सके। लेकिन अगर दिखाते हैं तो निश्चित रूप से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल सेट करने वाले हमारे साथ और भी चेहरे हैं जिनको हम आमंत्रित करेंगे मंच पे अगले सेशन के लिए। इस सेशन को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आप सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं और नए सेशन के लिए ओवर टू मधुरमा जी। हमारे पास नया पैनलिस्ट है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो है महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे साथ स्वाति यादव जी भी मौजूद हैं जो डायरेक्ट जो है ड्यूटी करके आ रही हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, और वो विदिशा से चली आ रही हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि ठीक है, मैं आने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप आई मैम, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम, एक बहुत टफ जॉब होता है अगर महिलाओं को लेकर बात करें तो। एसडीआरएफ में आप हैं, बहुत लंबे समय से हैं, और बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसमें संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो उस समय आप लोग खड़े रहते हैं। तो ऐसा कोई अनुभव आप हम सबके साथ में शेयर कीजिए जो महिला सशक्तिकरण को एक अलग ही मुकाम देता हो। सबसे पहले तो मैं अपना नाम तो बता ही दिया मैम ने। मेरा नाम स्वाति यादव है, मैं विदिशा पोस्टेड हूँ अभी, और मैं आपदा प्रबंधन में रह चुकी हूँ। आपदा प्रबंधन में आप ये मानिए कि प्रत्येक कार्य ऐसा करना होता है जो कि कई लोगों को लगता है ये असंभव है, लेकिन नहीं, असंभव कार्य को ही संभव बनाना पड़ता है। अभी ट्रेनिंग टाइम पे मेरे को एक बार 4th फ्लोर की बिल्डिंग पे चढ़ा दिया, बोले आपको इस पर से नीचे उतरना है, कैराबिनर बांध दिया। तो लगा कि कैसे, मैंने कहा नहीं करूँगी, लेकिन मैं आई, कैराबिनर बांध के जैसे ही ऊपर से नीचे मेरे को फेंका गया, बिल्कुल ईजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि बासुदा में हमारे एक कांड हुआ था, कुआं वाला कांड, उसमें कई ऐसी मृत डेड बॉडियां थी, किसी का पैर लटक रहा है, किसी का हाथ, तो उन लोगों को हमको खींच के निकालना पड़ता था। XYZ मतलब आपदा में सारे काम किए जाते थे, जैसे कि आगजनी घटना है, आग लग गई है, या मतलब अभी वल्लभ भवन में आग लगी थी, हमारी टीम का एक लड़के की आंख भी थोड़ी डैमेज हो गई थी, लेकिन उसने साहसपूर्वक कार्य किया। विदिशा में आपदा प्रबंधन की टीम में केवल मैं ही अकेली लड़की थी, बाकी सारी लड़कों की टीम थी, लेकिन हमारे सर सोचते लड़की क्या करेगी, लेकिन नहीं, लड़की कर सकती है। हमारे साथ पैनल में और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अंकुश जी हमारे साथ हैं कैंसर हॉस्पिटल से कृष्णा कटेवा जी। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि किस तरह आप खास तौर पर बच्चों में जो कैंसर की बीमारी हो रही है तो उसको लेकर क्या काम कर रहे हैं अभी, क्या आपका क्या देखती हैं, आपके बच्चों में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं? नमस्कार। हाँ, हेलो। बेसिकली बच्चों में सब तरह के कैंसर अभी हो रहे हैं, और कैंसर के मेन कारण, क्योंकि महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम, मेरी आवाज़ आ रही है? बेसिकली बच्चों में हम खाने पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हम महिलाएं अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये प्यार कई बार जहर बनता है। तो अभी हम बच्चों को जितना फास्ट फूड दे रहे हैं, बच्चों को हम एक्टिविटीज़ जितनी नहीं कराते हैं, तो उन बच्चों में कैंसर की संभावना है। और दूसरा, अभी जो जितना ज़माना मॉडर्न हो गया है, जिसमें कि बच्चे बहुत जल्दी धूम्रपान, वाइन का यूज़, नशे का यूज़ जो कर रहे हैं, उससे भी बच्चों में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे हॉस्पिटल में जन्मजात बच्चे से लेकर के और 80 ईयर तक के पेशेंट्स हैं जिनको कि कैंसर है, और अभी उसमें फीमेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चों से ज़्यादा फीमेल्स हैं। और फीमेल्स में भी ये हमारे आधुनिक जीवन का बहुत बड़ा योगदान है।
पहले हम इस चीज़ की बुराई करते थे, आज हम, हालांकि हमारे महिलाओं का प्रोग्राम है, लेकिन मैं इस पे बराबर डिस्कस करना चाहूँगी कि हम ये कहते थे कि पुरुष में बुराई है, पुरुष नशा करता है, पुरुष महिलाओं के साथ गलत करता है, तो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आज मैं भोपाल की बात करूं, जो बहुत बड़े शहरों में नहीं आता है, तो भी अगर एमपी नगर में देखें तो लड़कियां आपको सिगरेट के छल्ले उड़ाती हुई नजर आएंगी, और वाइन बहुत कॉमन हो गया है। और इसका रीज़न है कि अभी 70% ब्रेस्ट कैंसर जो फैल रहा है वो बहुत खतरनाक है, सर्विक्स कैंसर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैम। जैसा कि शिवांगी पवार मैम के बारे में मैं अभी पढ़ रही थी कि आप रंग कर्म से जुड़ी हैं, ए ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट आप रह चुकी हैं। तो मैम आपको सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करती हूँ कि क्या लगता है आपको रंग कर्म के क्षेत्र में युवाओं के लिए कितना योगदान है? क्योंकि हम देखते हैं कि रंग कर्मियों को वो तवज्जो नहीं मिल पाती है जो एक फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस को मिलती है। क्या कहना चाहेंगी आप? ये बात सच है कि रंग कर्मियों की हमारे यहाँ अभी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जबकि बॉम्बे में अगर कोई नाटक होता है तो उसके लिए फिल्म के टिकट नहीं बिकते जितने नाटक के बिकते हैं, और वहाँ आज भी लोगों के यानी घर चल रहे हैं नाटक के बूते पर। तो वहाँ के लोग थिएटर को बहुत महत्व देते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा कम है उसका। तो हम लोग शो किया है। एक्चुअल में मैं टीचर रही हूँ, अपने अभी रिटायर्ड हुई हूँ मैं टीचरशिप से। तो मैं दूसरे आने अब दूसरी काम क्या करूँ, तो मैं थिएटर करती थी, रेडियो के आर्टिस्ट थी मैं, और अभी मैंने सीरियल वगैरह में भी काम किया है, और एडवर्टीजमेंट में भी करती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ। बुलाते हैं, एक जमाने में यंग थी, अब ओल्ड लेडी का रोल मिलता है तो वो भी करती हूँ। थैंक यू सो मच मधुरिमा एंड हरिभूमि फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। मानसिक स्वास्थ्य समाज में आज भी एक बहुत बड़ा टैबू हम कह सकते हैं कि अगर आपका बच्चा एंजाइटी से जूझ रहा है, या आपकी मदर इन लॉ या आपकी डॉटर इन लॉ को प्रॉब्लम है, तो हम सोशली डिस्कस करने से बचते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मानसिक स्वास्थ्य आपका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, क्योंकि अगर आप मन से स्वस्थ नहीं हैं तो आप तन से कभी भी ज़िंदगी में स्वस्थ नहीं रह सकते। और अभी भी मैं बस युवाओं के लिए बहुत सारा काम करती हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये जो युवा जनरेशन है ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस से जूझ रही है जो हम लोगों की जनरेशन ने नहीं देखे हैं, जैसे मोबाइल का एडिक्शन वेरी कॉमन विद चिल्ड्रन, सिंगल पेरेंट्स हैं, घर में एक ही बच्चा है, बच्चों को शेयरिंग की आदत नहीं है, एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पे हम सबको ध्यान देना चाहिए, इस मिथ को तोड़ना चाहिए कि अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर हो गए। आई ऑलवेज से इट्स ओके टू बी नॉट ओके। अगर आप ओके नहीं हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझ सकें, दूसरों के साथ शेयर कर सकें, तभी आपको सहायता मिल सकेगी। तायवाड़े मैम नृत्य के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, कथक नृत्यांगना है, बाल भवन में नृत्य शिक्षिका हैं। तो मैम आपसे मेरा यही सवाल है कि नृत्य आपको कैसे एनर्जी देता है, कैसे मोटिवेट करता है, और कितने बच्चों को अभी तक आपने नृत्य सिखाया है? थैंक यू मधुरिमा मैम, और थैंक यू आपने मुझे हरिभूमि यहाँ इनवाइट किया महिला दिवस पर। मैम डांस तो मैं कहूँगी नृत्य मेरा जीवन है, और मैंने अभी तक मैं बता नहीं सकती कितने बच्चे, क्योंकि हमारा जो जवाहर बाल भवन है, मैं 5 साल की उम्र से वहाँ जा रही हूँ और 17 साल मुझे वहाँ सिखाते हुए हो गए। तो और हमारी संस्थान में सबसे अच्छी बात है 60 रुपये साल भर की फीस है, तो 2000 बच्चे हर साल आते हैं हर विधाओं में। तो मुझे लगता है डांस में तो आपको पता है कि आजकल क्या क्रेज़ है, तो मुझे हर सब्जेक्ट के साथ पेंटिंग डांस, म्यूज़िक डांस, क्राफ्ट डांस, तो सबसे ज़्यादा बच्चे मेरी क्लास में होते हैं और उनसे ही मैं बहुत कुछ सीख कर उनको सिखाती हूँ। क्यों आज की जनरेशन तो हम जानते ही हैं कि बस उन्हें बताना, सिर्फ एक हिंट करना होती है और वो इतने एक्टिव होते हैं। और डांस मुझे लगता है सबके अंदर होता है, क्योंकि जब हम अपनी खुशी व्यक्त करते हैं तो मुझे लगता है सब झूमते हैं और वो एक डांस का पार्ट है। तो हर व्यक्ति को डांस करना चाहिए क्योंकि वो हमें एक अलग तरह की खुशी देता है।
और जैसे आपने बताया कि महिलाओं के जीवन में संघर्ष या किसी भी प्रकार की स्थिति आती है, तो मुझे तो 1 मिनट भी नहीं लगता उससे निकलने में, क्योंकि जैसे ही मैं अपने नृत्य स्थान पर जाती हूँ तो मुझे याद ही नहीं होता कि घर में या पढ़ाई में या कहीं भी, जैसे मैं अभी PhD कर रही हूँ कथक नृत्य में ही, उसमें मुझे बहुत समस्याएं आ रही थी लेकिन मुझे वो समस्याएं नहीं लगती, क्योंकि जब मैं डांस करती हूँ या अपने स्टूडेंट्स के साथ होती हूँ या खुद मंच पे होती हूँ तो पता ही नहीं होता है कि वो क्या कठिनाइयाँ चल रही हैं मेरे PhD में। तो नृत्य एक ऐसी चीज़ है जो सबको जीना सिखाती है, और आप देख ही रहे हैं, चाहे शादी हो, कोई शादी जुड़ने से पहले ही संगीत की तैयारी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हर महिलाओं को अपने दुखों को हटाने के लिए या जो भी है मूवमेंट के लिए किसी भी विधा में डांस करने जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम। थैंक यू मधुरिमा जी। क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारी परंपरा है, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सभी हमारे अतिथियों को, मेहमानों को, विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण पहल करने की कोशिश INH हरिभूमि परिवार कर रहा है, और उसी के संदर्भ में हम आप सबसे भी एक सहयोग चाहेंगे, एक संकल्प चाहेंगे। ये स्मृति चिन्ह भी उस संकल्प के बतौर कहीं ना कहीं आपको याद दिलाते रहेगा। अब वैसे तो हम देखते हैं कि नो अब्यूज डे जो है वो 17 सितंबर को होता है, लेकिन एक बड़ी दुखद बात है या एक कड़वा सच है हमारे समाज का। शुद्ध शब्दों में कहें तो हमने देखा है कि जितनी भी गालियां हैं, इन गालियों में एक अजीब सी बात है, एक अजीब सी मानसिकता है, और वो मानसिकता यह है कि उस गाली को हम हमेशा जहां सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए उन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, मातृत्व के साथ जोड़ते हैं, बहनों के साथ जोड़ते हैं। तो एक संकल्प हम सब लेंगे यहाँ पर, और वो संकल्प इस महिला दिवस के अवसर पर होगा, ना कि नो अब्यूज डे के अवसर पर, कि हम गालियों से दूर रहेंगे। और एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण इस संदर्भ में प्रयास है डॉक्टर वंदना गुप्ता का, जिन्होंने इसके लिए कहीं ना कहीं हमको अवगत कराया, हमको अवेयर कराया। और हमारी कोशिश है कि हम, जो कि संचार माध्यम है, तो इस संचार माध्यम के माध्यम से इसका थोड़ा प्रसार करें। तो स्मृति चिन्ह के पहले एक संकल्प हम सब लोग साथ में लेंगे खड़े होकर, कि इसमें संकल्प महिलाओं के साथ साथ उन सभी पुरुषों को जरूर लेना है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस रोल को निभाने में, इस अवेयरनेस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। और वो संकल्प ये है कि हम किसी भी तरह के ऐसे शब्द जो किसी भी रिश्ता, नाता, संबंधी, खासतौर पे महिलाओं के सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो उनसे जुड़े होंगे, उनको लेकर ना तो कभी हम प्रयोग करेंगे और ना ही किसी को प्रयोग करने देंगे। ये संकल्प जो है वो आप सब लेंगे। आप सभी का इस संकल्प के लिए धन्यवाद, और हम संकल्पित हैं कि आगे हम सब अगर ये संकल्प ले रहे हैं तो इस स्मृति चिन्ह के साथ जो हम आप सबको भेंट करने जा रहे हैं सम्मान स्वरूप, वो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि इस मुहिम को भी आगे बढ़ाना है। और अब हम इसी की शुरुआत करते हैं। ओवर टू मधुरिमा जी। अब हम सम्मान कार्यक्रम का अपना ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे स्टेट एडिटर हरिभूमि समाचार पत्र INH चैनल श्री प्रमोद भारद्वाज जी को, हमारे GM हरिभूमि समाचार पत्र एवं INH चैनल श्री नीरज पांडे सर को। और अब मैं एक एक करके हमारी इन महिला सशक्तिकरण को आमंत्रित करूंगी कि उन्हें हमारे दोनों सर स्मृति चिन्ह भेंट करें। और इसके बाद सभी महिलाओं से अनुरोध रहेगा कि एक आप लोगों का ग्रुप फोटो भी होगा, सो प्लीज आप लोग यहीं रहिएगा। श्री प्रमोद भारद्वाज सर, नीरज पांडे सर, पूजा त्रिपाठी मैम को सम्मानित करते हुए, जागृति अग्रवाल मैम, मिसेस इंटरनेशनल 2025 जागृति अग्रवाल मैम, और डॉक्टर गीता रानी मैम,